हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट सीरीज़ का एक और नया प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ प्रैक्टिकल नंबर 4। प्रीवियस सेशंस में हमने फर्स्ट 3 प्रैक्टिकल्स को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया है, तो अब बारी आती है एक और नए प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल नंबर 3 की। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर कि आज के इस सेशन में हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। आज हम क्लास 10th फिजिक्स का 4th प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो चलो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम क्लास 10th फिजिक्स का 4th प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से प्रैक्टिकल के ऊपर आ ही जाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उस प्रैक्टिकल का एम डिस्कस करना। तो चलिए देखते हैं कि 4th प्रैक्टिकल का एम हमसे क्या बोल रहा है। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब क्या हुआ कि अब आप जैसे ही लैब में गए हो, लैब में आपने जैसे ही एंट्री ली है, टीचर ने आपको इस बार क्या दिया है, क्या नई चीज़ दी है, तो टीचर ने आपको एक ग्लास प्रिज्म दिया है। प्रीवियस सेशन में आपको टीचर ने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दी थी, अब आपको टीचर ने क्या दिया है, ग्लास प्रिज्म दिया है। तो ग्लास प्रिज्म का हम करेंगे क्या? तो भाई उस ग्लास प्रिज्म में ना एक लाइट रे क्या हो रही है, पास हो रही है। उस ग्लास प्रिज्म के थ्रू लाइट रे पास हो रही है। आपने करना बस इतना है कि उस लाइट रे का जो पाथ है ना, उसको ट्रेस करना है। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में 3rd प्रैक्टिकल में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जब एक लाइट रे पास होती है, तो उस लाइट रे का पूरा जो पाथ था वो हमने ट्रेस किया था ना, वैसे ही अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके पास है एक ग्लास प्रिज्म। अब इस प्रिज्म के थ्रू क्या हो रहा है, लाइट रे पास हो रही है, तो उस लाइट रे का आपको क्या करना है, पाथ ट्रेस करना है। सिंपल, ठीक है। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल का जो एम है वो सबको समझ में आया होगा कि भाई इस प्रैक्टिकल में हमें एग्जैक्टली क्या करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप 2, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। कि भाई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना तो सामान चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या क्या सामान चाहिए होगा? सबसे पहले तो लिखना ड्राइंग बोर्ड। इसके बाद में ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप क्या करोगे, जो अपना ड्राइंग पेपर होता है, ये जो शीट है उसको आप अटैच करोगे थंब पिन्स से। तो आपको ड्राइंग बोर्ड चाहिए है, शीट चाहिए, पेपर शीट चाहिए, इसके अलावा आपको थंब पिन्स चाहिए हैं, ड्राइंग पिन्स चाहिए हैं, फिर आपको ग्लास प्रिज्म भी चाहिए है, इसके अलावा स्केल चाहिए है, पेंसिल चाहिए है, इरेजर चाहिए है, एंगल को नापने के लिए भी आपको जो है ना औजार चाहिए है। तो जितना भी आपको ताम झाम चाहिए है वो सब ताम झाम इकट्ठा करिएगा और मटेरियल्स रिक्वायर्ड की कैटेगरी में लिख डालिएगा। तो स्टेप 2 हो गई है। इसके बाद में हम आएंगे स्टेप 3 पर, है ना, जिसमें कि आप थ्योरी लिखते हो। इसके बाद में हम आ जाते हैं किसके ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर, कि भाई एक्सपेरिमेंट को करना कैसे, कैसे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ करके बता देती हूँ फिर से। आपके पास यहाँ पे क्या है, एक ड्राइंग बोर्ड है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है क्या, बड़ा सा ड्राइंग बोर्ड। कुछ नहीं करना है, जैसे भाई प्रीवियस सेशन में जैसे हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में चीज़ें ड्रॉ करी थी, वैसे ही अब हमारे पास जो ग्लास प्रिज्म है उसमें हमको एज इट इज़ चीज़ें ड्रॉ करनी है। कैसे, चलो देखो, आपने ड्राइंग बोर्ड ले लिया है। इस ड्राइंग बोर्ड में हम क्या करेंगे, जो अपनी ड्राइंग शीट है या जो आपके पास ड्राइंग पेपर है वो आप लोगे और इसको अटैच कर दोगे। कैसे अटैच करोगे, तो यहाँ पे आप लगा दोगे क्या, थंब पिन्स या ड्राइंग पिन्स। यहाँ भी एक ड्राइंग पिन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि ऐसे लगानी है ड्राइंग पिन कि आपका जो पेपर है, जो शीट है, वो खिसके ना, है ना, एक जगह पे वो इंटैक्ट रहे। चलिए, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके इसको हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे अपनी शीट को, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ये वाला हाफ है हमारी शीट का, इसके ऊपर रखेंगे क्या, हम अपने प्रिज्म को। प्रिज्म का शेप आपको याद है कि नहीं याद है, मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। प्रिज्म का शेप कुछ ऐसा होता है ना, हमारा प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, ये देखो कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
ये है क्या हमारा प्रिज्म। तो आपने अपना पूरा सेटअप तैयार कर लिया है ना। अब हम अपना प्रैक्टिकल शुरू कैसे करेंगे। तो हमारे पास ये जो ग्लास प्रिज्म है ना, इस प्रिज्म को हम ऐसे उठाएंगे और कुछ इस तरीके से इसको रख देंगे। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो कि हमारे ये जो ग्लास प्रिज्म है, इसके ऊपर आप बोल सकते हो कि इसमें 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। एक ये वाला फेस है रेक्टेंगुलर, एक उसके सामने वाला फेस है और एक नीचे है ना। जो हमारा प्रिज्म है उसमें हमारे पास 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं, एक ये वाला सरफेस, एक उसके ऑपोजिट वाला और एक नीचे वाला। और यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगुलर फेस दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये पीछे वाला, है ना। तो आपने करना क्या है कि प्रिज्म को कुछ ऐसे उठाना है कि उसका जो एक ट्राइंगुलर बेस है वो कहाँ आ जाए, वो यहाँ आ जाए। ठीक है, तो आपने अपने प्रिज्म को कहाँ रखा है, ड्राइंग शीट के ऊपर रखा है, कुछ ऐसे कि उसका जो एक ट्राइंगुलर बेस है वो शीट के ऊपर आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको रख करके पेंसिल उठाएंगे और पेंसिल से जो उसकी पूरी बाउंड्री है वो ड्रॉ कर देंगे। कुछ ऐसे बाउंड्री हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। बाउंड्री को ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि हम ग्लास स्लैब की बाउंड्री ड्रॉ करके उसको हटा देते थे ग्लास स्लैब को, वैसे ही प्रिज्म की बाउंड्री को ड्रॉ करके हम प्रिज्म को हटा देंगे। हटा दिया, अब इसके बाद में नामकरण कर दो, इसका नाम रख दो इसका ABCD, है ना। तो यहाँ पे हमने D नहीं है, ABC हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो AB साइड दिख रहा है आपको अपने प्रिज्म का, इस साइड के ऊपर हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं और उस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्या, पॉइंट O। जो AB साइड है हमारे प्रिज्म का, इस साइड में हम लेते हैं क्या, एक पॉइंट O, और इस पॉइंट O पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हमने क्या करा है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी है। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है नॉर्मल, पर टेढ़ी आपको नहीं बनानी है। मैं यहाँ पे बिना पेन पेंसिल के मतलब स्केल के बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, पॉइंट O पे जो कि AB साइड पे आ रहा है पॉइंट O, उसमें हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी है। अब हम क्या करेंगे, एक इंसिडेंट रे बनाएंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे हमने बना ली है और ये इंसिडेंट रे हमारे ग्लास प्रिज्म को, ऐसे नहीं थोड़ा ऐसे, हमारी ये जो इंसिडेंट रे आई है ये हमारे ग्लास प्रिज्म को स्ट्राइक कर रही है। कहाँ कर रही है, तो इसके साइड AB पे कर रही है। और कौन से पॉइंट पे कर रही है, पॉइंट O पे। तो पॉइंट O क्या बन जाएगा, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। पॉइंट O पर ही आप बोल रहे हो कि इंसिडेंट रे क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है साइड AB में, है ना। इतना क्लियर आप सभी को। चलो, तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंसिडेंट रे है वो क्या करेगी, नॉर्मल के साथ में एक एंगल बनाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि यहाँ पे ना हम दो पॉइंट्स नहीं, बेसिकली दो यहाँ पे हम थंब पिन्स लगा देंगे, ड्राइंग पिन्स लगा देंगे। कहाँ, इधर पे हमने ले लिया पॉइंट Q और इस इंसिडेंट रे को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके यहाँ पे हमने ले लिया क्या, पॉइंट P। ठीक है, तो जैसे हमने वहाँ किया था सेम यहाँ पे हमें भी वैसे ही करना है कि हमने बाउंड्री बनाई है प्रिज्म की, साइड AB पे हमने पॉइंट O लिया, वहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर वहाँ पे इंसिडेंट रे को इंसिडेंट करवाया, तो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है उसके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया है। फिर इस इंसिडेंट रे पे हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे P और Q, और इन दोनों ही पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, एक एक थंब पिन या ड्राइंग पिन जो है ना फिक्स कर देंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम जाएंगे घूम के इधर, और इधर आकर के जो इसका प्रिज्म का जो BC साइड है, उस BC साइड से आकर के हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों ही पॉइंट्स PQ की इमेज बनाने वाले हैं। जैसे कि हमने उसमें किया था ना ग्लास प्रिज्म में, कि CD साइड में आके हम क्या करते हैं, PQ पॉइंट्स पे जो हमने 2 पिन्स लगा करके रखी, फिक्स करके रखी हैं, उन दोनों ही पॉइंट्स की सीध में हम क्या करते हैं, 1-2 और पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करने वाले हैं कि हम जाएंगे कहाँ, इस प्रिज्म के BC साइड की तरफ, और BC साइड की तरफ जाने के बाद होगा क्या कि भाई P और Q पॉइंट पे आपने क्या करा है, एक एक थंब पिन लगा करके रखी है। तो इस साइड में जाने के बाद आप क्या करोगे, इधर से देख करके P और Q पॉइंट पे जो थंब पिन्स लगी हुई है ना, उन थंब पिन्स की यहाँ पे इमेज बनाओगे। क्या करोगे, एक इमेज बनाओगे। सपोज आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बनी है एक इमेज और यहाँ पे बनी है एक इमेज। आ रही बात समझ में, इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं। चलो,
ठीक है। ये तो हुआ क्या कि जब हम प्रिज्म के BC साइड की तरफ गए तो वहां से हम क्या कर रहे हैं, P और Q पॉइंट्स को देख रहे हैं। तो और इन दोनों ही पॉइंट्स की सीध में हम क्या कर रहे हैं, दो और पॉइंट्स हमने यहाँ पे बना दिए हैं। ये दो पॉइंट्स कौन से हैं भाई, ये दो पॉइंट्स वही हैं जो कि आपको इस साइड PQ दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ चीज़ समझ में आ रही है? बेसिकली आप इस साइड में आकर के, BC साइड में आकर के ये जो दो पॉइंट्स है ना PQ, इनकी इमेज बना रहे हो। भाई ग्लास प्रिज्म है ना, ग्लास का बना है तो आर पार दिखाई देगा। ग्लास प्रिज्म के आप इस तरफ से आकर के PQ पॉइंट्स को देखोगे, उनके ऊपर लगी हुई थंबप्रिंट्स को देखोगे तो यहाँ पे आपको वो दिखाई देंगी। तो आपको क्या करना है, इधर पे आकर के इन दोनों पॉइंट्स की क्या करनी है, इमेज ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करा कि इमेज यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दी है और इन दोनों ही पॉइंट्स को आपने क्या नाम दिया है, R और S, और इन दोनों ही पॉइंट्स पे अब आपने क्या करा है, एक एक थंबप्रिंट लगा दी है। फिर इसके बाद में थंबप्रिंट हटाने के बाद आप क्या करोगे, ये ना एक्चुअली ठीक नहीं बना, इसको कुछ ऐसे बनना चाहिए। ये तो पूरा ही मिट गया, इसको ठीक करते हैं। जैसे कि यहाँ आ जाएगा एक पॉइंट और यहाँ आ जाएगा आपका एक पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दिया आपने R, इसको नाम दिया क्या आपने S। ठीक है, और थंबप्रिंट हटा करके फिर इन दोनों ही पॉइंट्स को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। तो बेसिकली आपकी क्या बन चुकी है, ये एक रे बन चुकी है। और पता है ये वाली रे कौन सी होगी, ये होगी इमर्जेंट रे। जैसे ये इंसिडेंट रे है वैसे ये क्या होगी, इमर्जेंट रे होगी। इसको आप और अच्छी तरीके से इस डायग्राम से सीख सकते हो कि आपने अपने शीट पर ग्लास प्रिज्म का एक बाउंड्री बनाई थी ABC नाम की। फिर AB पॉइंट पे, मतलब जो AB साइड है उस पर आपने क्या करा, सपोज आपने पॉइंट E ले लो, O ले लो, E ले लो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो AB साइड पे आपने क्या करा है, पॉइंट E मार्क करा है और पॉइंट E पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी है। फिर आपने एक इंसिडेंट रे भी बनाई है जो कि कहाँ इंसिडेंट हो रही है, AB साइड में E पॉइंट पर ही हो रही है। फिर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मार्क कर दिया है। फिर आपने क्या करा, आप इधर आए हो, BC साइड में आए हो और BC, अच्छा इसके पहले आपने क्या करा है, इस इंसिडेंट रे पे आपने दो पॉइंट्स लिए हैं PQ, और इन दोनों ही पॉइंट्स पे आपने क्या करा है, एक एक थंबप्रिंट लगा करके रखी है। अब आप आए हो कहाँ, BC साइड में, AC हो गया ये, है ना। चलो ठीक है, AC साइड में आए हो और AC साइड में आने के बाद आप क्या कर रहे हो, इन दोनों ही पॉइंट्स की इमेज यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हो। इन दोनों ही पॉइंट्स पे जो थंबप्रिंट लगी हुई है उन थंबप्रिंट्स को देख करके आप क्या कर रहे हो, इस तरफ दोनों ही पॉइंट्स की इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो। या आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों ही पॉइंट्स को आप क्या कर रहे हो, एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हो। और एक्सटेंड करने की कोशिश में हुआ क्या कि यहाँ पे आपने दो पॉइंट्स जो है ना बना दिए हैं और इन दोनों ही पॉइंट्स पे आपने एक एक थंबप्रिंट मार्क कर दी है, एक थंबप्रिंट फिक्स कर दी है। इस पॉइंट को आप सपोज नाम दे देते हो क्या, R, और इसको आप देते हो S। तो PQ पॉइंट्स की इमेज बनाने के लिए आप कहाँ गए थे, AC साइड में गए थे, और AC साइड में आप जैसे ही पहुंचे वहां से देखा अच्छा PQ पॉइंट्स तो यहाँ है, तो इनकी इमेज बनाने के लिए आपने क्या करा है, एक पॉइंट यहाँ पे हमने मार्क करा और दूसरा हमने यहाँ पे, इसको हमने नाम दिया R, इसको हमने नाम दिया S। यहाँ पे लगाई एक थंबप्रिंट, यहाँ पे लगाई दूसरी थंबप्रिंट। फिर क्या करेंगे, हटेंगे, थंबप्रिंट हटाएंगे और इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये क्या हो जाएगी, आपकी इमर्जेंट रे हो जाएगी। आई बात समझ में? अच्छा, अब आपने प्रॉपरली PQ पॉइंट्स की इमेज बनाई है या नहीं, सीध में है कि नहीं है लाइन, तो इसके लिए आप क्या करोगे, AC सरफेस पर ही, AC साइड में आके आप क्या करोगे ना, किसी भी चार पिन में से, भाई एक पिन यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, तो चारों पिन में से किसी भी एक पिन को आप क्या करो, थोड़ा सा डांस करके देखो, उसको हिला करके देखो, हटाना नहीं है उसको, अपनी ही जगह पे रह करके उसको क्या करना है, थोड़ा सा हिलाना है। जब वो हिलेगी ना तो बाकी की जो पिन्स होंगी वो भी क्या करेंगी, ऐसे ऐसे उसके साथ में डांस करेंगी। तो अगर एक पिन को हिलाने पर बाकी पिन्स क्या कर रही हैं, हिल रही हैं, डांस कर रही हैं, इसका मतलब क्या कि जो आपने आप बोल सकते हो जो आपने पॉइंट्स मार्क करे हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? तो आप क्या करोगे, AC साइड पे कुछ इस तरीके से आओगे और एक पिन को हिला करके देखोगे। अगर तो बाकी की सभी पिन्स क्या करने लगी, उसके साथ डांस करने लगी, तो आपने बिल्कुल सही मार्किंग करी है। ठीक है, चलो ये एक ट्रिक होती है, वो मैंने आपको बता दी है। अब क्या करेंगे, तो बेसिकली आपकी जो इमर्जेंट रे है वो आ चुकी है। फिर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या नाम दें, चलो इसको हम नाम देते हैं F। हमने इसको नाम दिया है क्या, F। तो F पॉइंट से क्या हो रही है, इमर्जेंट रे बाहर निकल रही है प्रिज्म से, है ना। कौन से साइड से, AC साइड में। तो पॉइंट F पे भी हम क्या करेंगे, एक और नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। ये वाली नॉर्मल कौन सी थी, N डैश, और ये वाली नॉर्मल कौन सी होगी, M डैश।
तो यहाँ पे हमने एक और नॉर्मल ड्रॉ करी है और ऑब्वियस सी बात है जो इमर्जेंट रे निकली है वो क्या करेगी, इस नॉर्मल के साथ में एक एंगल बनाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया है, एंगल ई यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आ चुका है और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, अगर हमारा ग्लास प्रिज्म नहीं होता इंसिडेंट लाइट के सामने तो क्या होता, जो इंसिडेंट रे है वो जैसे आ रही थी वैसे के वैसे निकल जाती है ना। इंसिडेंट रे जो है ये वाले पाथ को फॉलो करती हुई आ रही थी और अगर बीच में प्रिज्म नहीं होता तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए वो आगे निकल जाती। लेकिन हुआ क्या, रास्ते में आ गया प्रिज्म, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने पाथ से क्या हो गई है, डेविएट हो गई है। अब कितना डेविएट हुई है इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल पाथ है उसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और ये जो इमर्जेंट रे है इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। इंसिडेंट रे को आगे की तरफ और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ, तो और इनके बीच का जो एंगल होगा उसे हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। आई बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस आ जाएगा और एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा कैपिटल डी। तो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, पूरा ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे और फिर इसके बाद में आप आ जाओगे कहाँ, इस ऑब्जर्वेशन टेबल में। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आप क्या करोगे, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस लेकर के अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन निकालोगे। जैसे कि शुरुआत में आपने ये जो एंगल लिया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कितना था, 30 डिग्री था, तो उसमें आप नापना कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया है। फिर इसके बाद में इस एंगल को चेंज कर देना, कितना कर देना, 35 डिग्री कर देना। तो 35 डिग्री करने के बाद में कितना एंगल ऑफ डेविएशन आया है वो नोट डाउन करना। तो कुछ इस तरीके से आप 3 से 4 रीडिंग जो है ना यहाँ पे ले लोगे, एटलीस्ट 4 रीडिंग तो ले ही लेना कि अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस बना करके एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो कुछ ऐसे आप ये पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे और ऑब्जर्वेशन टेबल पूरी फिल करोगे। अब इसके बाद में टाइम आता है किसका, इंटरैक्टिव सेशन का, जहाँ पे आपका होगा वाइवा। अब वाइवा में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे इसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड। कैसे सवाल हो सकते हैं, क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। एक प्रिज्म क्या है, जिस चीज़ से आप प्रैक्टिकल कर रहे हो वो चीज़ आखिर है क्या, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है क्या। तो आप बोलोगे कि भाई इट इज़ अ पीस, या ये एक पोर्शन होता है होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का, एनक्लोज्ड बाय 3 रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग फेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर बेसेस। ठीक है, तो ये पोर्शन होता है होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का, जो कि और इसके कितने बेसिस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर साइड्स या फेजेस होते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करके बताया था, फिर से बता देती हूँ कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रिज्म ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपको क्लियरली इस प्रिज्म के 3 रेक्टेंगुलर फेसेस दिखाई दे रहे होंगे। एक ये वाला फेस, एक ये नीचे वाला रेक्टेंगुलर फेस और एक इसके पीछे वाला। अब पीछे वाला मैं दिखा नहीं सकती हूँ लेकिन पीछे भी तो होगा ना। तो इस रेक्टेंगुलर प्रिज्म के इस ट्रायंगुलर प्रिज्म के 3 रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं। 3 रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग फेसेस, एक ये वाला, एक नीचे वाला और एक साइड वाला, प्लस यहाँ पे 2 ट्रायंगुलर बेसिस भी हैं। ट्रायंगुलर बेसिस तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 2 ट्रायंगुलर बेसिस हो गए और 3 रिफ्रैक्टिंग रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए। ठीक है ना, चलो तो बता देना एग्जामिनर को कि यही होता है प्रिज्म, क्या बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछा एग्जामिनर ने कि व्हाट इज मेंट बाय द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म से आप क्या समझते हो। तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी ये पूरा स्ट्रक्चर समझाया था प्रिज्म का, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों जो रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग फेजेस हैं, एक ये वाला, एक पूरा ये वाला और एक इसके साइड वाला, है ना। तो दोनों ही रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे इंक्लाइंड हैं, झुके हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है और इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। आई बात समझ में। तो किसी भी प्रिज्म में ना 3 रिफ्रैक्टिंग रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं और 3 में से अभी हम बात कर रहे हैं 2 रिफ्रैक्टिंग रेक्टेंगुलर सरफेसेस की। तो दोनों ही रिफ्रैक्टिंग रेक्टेंगुलर सरफेसेस कैसे हैं या फेजेस कैसे हैं, आपस में ऐसे इंक्लाइंड झुके हुए हैं। तो इनके बीच का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। कैपिटल ए से इसको हम डिनोट करते हैं। सो इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द 2 रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ द प्रिज्म। खत्म बात। चलो
अगले सवाल पे हम आ जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म। अब ये रिफ्रैक्टिंग एज क्या होता है प्रिज्म का, फिर से देखो क्या ये वाला डायग्राम, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रिज्म में 3 रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। 3 में से अगर मैं अभी बात करूं किसकी, 2 रिफ्रैक्टिंग रेक्टेंगुलर सरफेसेस की, तो दोनों ही जो अपने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, है ना, रेक्टेंगुलर वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, वो कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर झुके हुए हैं। तो झुकने के कारण जहाँ पे ये दोनों ही सरफेसेस क्या हो रहे हैं, ये दोनों ही फेसेस मिल रहे हैं, उस एज को हम क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म। इट इज द एज वेयर 2 रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ द प्रिज्म मीट। 3 में से अगर हम बात करेंगे 2 रिफ्रैक्टिंग रेक्टेंगुलर फेसेस की, तो आपस में वो झुके हुए हैं, उनने आपस में झुक करके एक एंगल बनाया है, तो झुकने के लिए मिलेंगे भी तो ना दोनों रेक्टेंगुलर फेसेस। तो जिस एज पे वो लोग क्या हो रहे हैं, झुक करके मिल रहे हैं, उस एज को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म। सो इट इज द एज वेयर 2 रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ द प्रिज्म मीट। ठीक है ना, चलो अब हम बात करते हैं और आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग फेज ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई देखा जाए तो प्रिज्म में भी तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, 2 बार ही हो रहा है रिफ्रैक्शन की नहीं हो रहा है। एक बार जब लाइट रे हवा से प्रिज्म में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर लाइट रे जब बेसिकली जो प्रिज्म है वो किसका बना है, ग्लास का बना है ना, और दूसरा रिफ्रैक्शन कब होगा, जब लाइट रे प्रिज्म से निकल करके बाहर एयर में जाएगी। तो 2 बार ये रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे और द नॉर्मल एट द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग फेज ऑफ द प्रिज्म, ये प्रिज्म का क्या है, प्रिज्म का ये वाला फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग फेज है। तो प्रिज्म के फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग फेज पर आप बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। चाहो तो इस डायग्राम में आप देख भी सकते हो, कहाँ गया, ये देखो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा है, प्रिज्म का AB है, ठीक है ना। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्टेड रे निकली, और इस रिफ्रैक्टेड रे ने देखो क्या करा है, मतलब ये तो नॉर्मल है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो इस रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ क्या करा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये है ना, हाँ, व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। पहले आपसे पूछा गया था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, अब आपसे पूछा गया एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है। तो बहुत ही आसान सी बात है, इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल एट द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग फेज ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनेगा, प्रिज्म का जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा या फेज होगा, वहां पे आप बोल सकते हो कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी। सिमिलरली जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा हमारे प्रिज्म का AC, वहां पे इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन है कि इफ द इमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर इमर्जेंट रे क्या कर रही है, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रही है, तो फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा। इसको आप डायग्राम से ही समझो कि हमारी ये जो इमर्जेंट रे है, कहाँ गई इमर्जेंट रे, ये रे, ये जो हमारी इमर्जेंट रे है कि क्या कर रही है, जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है प्रिज्म का यानी कि AC, इसके साथ में हमारी इमर्जेंट रे AC सरफेस के साथ में क्या कर रही है, शायद 40 डिग्री बोला है ना, हाँ 40 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है। तो फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्मल जो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, सेकेंड
हमारी जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है AC, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC पे हम जो नॉर्मल ड्रॉ करने वाले हैं M डैश, ये नॉर्मल कैसी है भाई, ये नॉर्मल सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये नॉर्मल AC सरफेस के साथ, AC रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि इतना पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। आई बात समझ में, इतना पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो और ये वाला जो एंगल है, इमर्जेंट रे सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है वो 40 डिग्री का है। तो इस पूरे एंगल में से इतना एंगल अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, 50 डिग्री। कि इतना पूरा एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना भाई, नॉर्मल तो सरफेस की 90 डिग्री पे ही होगी ना, तो इतना पूरा हो गया 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो गया 40 डिग्री, तो 90 में से 40 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। आई बात समझ में। चलो अब अगला सवाल क्या होने वाला है, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ प्रिज्म, प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं। तो बार बार तो मैं बोल रही हूँ कि एक प्रिज्म में 3 रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग फेजेस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर बेसेस और 3 रिफ्रैक्टिंग रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है अपना, कि विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज यूज्ड बाय द प्रिज्म टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम। एक प्रिज्म जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी जो है ना लाइट की यूज करता है टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम। हम सबको पता है कि जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है तो वो अपने 7 कॉम्पोनेंट कलर्स की लाइट में स्प्लिट हो जाती है, और वो जो 7 कलरफुल लाइट्स बनती है ना, उन लाइट्स को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं कि एक स्पेक्ट्रम बन चुका है। तो सवाल ये है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज यूज्ड बाय द प्रिज्म टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम बनाने के लिए जो प्रिज्म है वो लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करता है। तो आप बोलोगे कि भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि हम सबको पता है कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, और जब उसकी स्पीड चेंज होती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो होता है ना, यानी कि अपने ओरिजिनल पाथ से वो बेंड हो चुकी है। तो इस लाइट की बेंडिंग को ही हम क्या कहते हैं, लाइट का रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब व्हाइट लाइट बनी होती है अपने 7 कॉम्पोनेंट कलर की लाइट्स से। जब ये व्हाइट लाइट हवा में ट्रैवल करती है तो सभी कलरफुल लाइट्स की जो वेलोसिटी है वो कैसी होती है, सेम होती है। तो हम जब व्हाइट लाइट एयर में ट्रैवल करती है तो उसके 7 कॉम्पोनेंट कलर्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि देखो ये वाला ग्रीन कलर है, ये वाला वॉयलेट है, ये वाला ब्लू है, हम ऐसे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सभी कलरफुल लाइट्स एक ही वेलोसिटी के साथ क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। लेकिन जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर कर जाती है तो एंटर करने के बाद में होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी अपने आप को, भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू आप बोल सकते हो कि वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अभी तक तो हवा में देखो अलग अलग लाइट की अलग अलग वेवलेंथ थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी अपने आप को कुछ ऐसे चेंज करी थी कि सभी कलरफुल लाइट की जो वेलोसिटी है वो कैसी थी, सेम चल रही थी। लेकिन जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर गई तो जो फ्रीक्वेंसी है उसने अपने आप को चेंज करने से मना कर दिया। तो अब जो कलरफुल लाइट की जो वेलोसिटी होगी वो किस पे डिपेंडेंट होगी, लाइट्स की वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होगी। जिस लाइट की वेवलेंथ होगी कम उसकी वेलोसिटी भी होगी कम, जिस लाइट की वेवलेंथ होगी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी भी होगी क्या, ज़्यादा। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट कलर की लाइट की। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की लाइट की, है ना। तो वेलोसिटी अलग अलग हो रही है, क्यों? क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है और फ्रीक्वेंसी ने अपने आप को चेंज करने से मना कर दिया है। अब जब ये 7 कलरफुल लाइट्स अलग अलग वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेंगी तो ये डिफरेंशिएट, मतलब ये अलग अलग हो जाएंगी ना। एयर में तो सभी की सभी सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करी तो हम इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रिज्म में जाने के बाद हुआ क्या, अलग अलग वेलोसिटी अपने वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग वेलोसिटीज के साथ ये कलरफुल लाइट्स, 7 कलरफुल लाइट्स ट्रैवल कर रही हैं। तो जिससे क्या होगा, वेवलेंथ अलग अलग है तो आप बोल सकते हो कि वेलोसिटीज़ अलग हो जाएंगी, और जहाँ वेलोसिटीज़ अलग अलग हुई, कोई धीमे चल रहा है, कोई तेज़ चल रहा है, कोई मीडियम लेवल पे चल रहा है, तो फिर ये 7 कलरफुल लाइट्स क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी और आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाई दे जाएगा रेनबो कलर्स का। आई बात समझ में। तो आप बोल सकते हो कि विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज यूज्ड बाय द प्रिज्म टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम, ऑब्वियस सी बात है लाइट का रिफ्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सनलाइट के स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म का यूज किया था। तो आप बोलोगे सर इसैक न्यूटन, ठीक है ना। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विच एक्साइटिंग फिनोमेना इज शोन बाय द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के जो इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं वो कौन सा एक्साइटिंग फिनोमेना जो है ना शो करते हैं। द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस शो द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, दैट इज दे स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉम्पोनेंट कलर्स, है ना। लाइट की स्प्लिटिंग ही तो हो रही है ना बेसिकली, तो इसे आप क्या बोलोगे, डिस्पर्जन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है ना। तो हमारे प्रिज्म की जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं वो आप बोल सकते हो कि कौन सा एक्साइटिंग फिनोमेना शो करते हैं, डिस्पर्जन, कि व्हाइट लाइट जब भी पड़ेगी तो वो 7 कॉम्पोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि हाउ डज द रे ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। एक लाइट रे जो है वो एक ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्ट होती है। द रे ऑफ लाइट सफर्स 2 रिफ्रैक्शंस ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म एंड डेविएट्स टुवर्ड्स द बेस थ्रू द सर्टेन एंगल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। सही तो बात है, देखो ना, अगर आप इस लाइट रे को देखोगे ध्यान से, कहाँ गया, गिरा, अगर आप इस लाइट रे को देखोगे तो ये प्रिज्म के अंदर जब ये गई है तो इसने 2 बार रिफ्रैक्शन झेला है। पहली बार जब वो एयर से ग्लास प्रिज्म के अंदर गई तब, और दूसरी बार जब वो ग्लास प्रिज्म से बाहर दोबारा आई, कहाँ, एयर में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रे ऐसे गई है, रिफ्रैक्ट हो गई, कैसे, ऐसे जाना था उसको ऐसे, लेकिन रिफ्रैक्ट हो गई ऐसे, और दोबारा से रिफ्रैक्ट हुई है और जाएगी कैसे, वो ऐसे। आई बात समझ में। और प्रिज्म की खास बात क्या होती है कि ये हमेशा लाइट रे को डेविएट कहाँ करता है, अपने बेस की तरफ। प्रिज्म का ये बेस था ना BC, तो प्रिज्म क्या कर रहा है, लाइट रेस को अपने बेस की तरफ डेविएट करता है, झुकाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया है अपने पास। The ray of light suffers 2 refraction on passing through a prism and deviates towards the base through a certain angle from its original path। तो ओरिजिनल पाथ से आप बोल सकते हो कि किसी एंगल पे ही तो वो आकर के डेविएट हुआ है, और कहाँ हुआ है, तो प्रिज्म के बेस की तरफ हुआ है, टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। चलिए, तो बस आज के सेशन के लिए बस इतना ही। तो इसी के साथ में हमारा ये 4th प्रैक्टिकल भी होता है फिनिश, कंप्लीट। सो आई होप आज के सेशन की सभी बातें सबको समझ में आई होंगी। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने अगले सेशन में। अगले सेशन में मिल करके कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम करेंगे डिस्कस। तब तक आप क्या करोगे, विजिट कर लो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, गूगल पे टाइप करो magnetbrains.com और उसको सर्च करो। जैसे ही सर्च करोगे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपके पास मतलब इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पर आपके पास क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब क्लास 10th पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लास 10th के सभी अवेलेबल मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपके सामने आपको दिखने लगेंगे। क्लास 10th साइंस पे जाना, क्लास 10th फिजिक्स पे जाना, फिजिक्स में जाओगे तो आपके सामने जो है ना एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे लाइन से क्लास 10th फिजिक्स में हमने जितने भी चैप्टर करे हैं, जितने क्या सभी कर लिए हैं ना, तो सभी के सभी चैप्टर्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे ही आप फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज, जहाँ पे आप बोल सकते हो बेसिकली वीडियो ही खुल जाएगा। कौन सा, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला वो खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस चैप्टर के बाकी सभी लेक्चर्स को देख सकते हो, एक के बाद एक, ना सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि सभी चैप्टर्स के। तो फ़ायदा क्या होता है आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने का कि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाते हैं। सभी के सभी चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं वो एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है कि भाई कौन से लेक्चर के बाद में कौन सा देखना है। यूट्यूब पर आपकी ये कंप्लेंट होती है कि मैम सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो सीक्वेंस जो है वीडियोज़ का वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है। तो एज सच यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।